जय हिंद, नमस्कार और स्वागत है ग्रोथमोट यूपीएससी के सरहदी सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है संशोधित संपादकीय विश्लेषण के आज के यानी 26 मई 2021 के एकमात्र सत्र में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण लेख के बारे में बात करनी है। द हिंदू में यह लेख छपा है, अन्य न्यूज़पेपर ऑफ रेफरेंस में से कोई महत्वपूर्ण लेख हमें नहीं मिला, इसलिए हम लोग यहाँ मात्र और मात्र आज एक ही सत्र में एक ही लेख के ऊपर बात करेंगे जो कि हमारी परीक्षा दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण है। देखेंगे जैसे आपको दृश्यमान है, इसका टाइटल रूल्स एंड रूलर्स। 3 महीने पहले यानी कि फरवरी में केंद्र सरकार ने एक मार्गदर्शिका जाहिर की थी या सार्वजनिक की थी, और ये मार्गदर्शिका OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए, सोशल मीडिया जो इंटरमीडियरीज है उनके लिए थी कि उनको अगर भारत में ऑपरेशन करना है, उनको अगर भारत में अपना कार्य निभाना है तो कैसे निभाना पड़ेगा। इनकी कुछ एक नियमावली जो है वो प्रदर्शित हुई थी। मगर आज हमें यहाँ समझना है कि यह जो नियमावली प्रदर्शित हुई थी, सार्वजनिक की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, क्या ये अनुकूल है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को, क्या ये प्रतिकूल है। इसके ऊपर आज हम लोग विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। कौन से ऐसे नियम है जो कि इनप्रैक्टिकल है, कौन से ऐसे नियम है जो कि प्रैक्टिकल है और फॉलो करने चाहिए, इत्यादि चीज़ों पर हम लोग यहाँ आज बात करने वाले हैं। ऑन द अदर साइड, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ एक प्रतीकात्मक इमेज है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन को दर्शाता है। और कहा जाता है कि जो फोर्थ जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगा वो दरअसल IT बेस्ड होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। और आज जो नियमावली या जो मार्गदर्शिका है जिसकी आज हम बात करने वाले हैं वो भी यह IT क्षेत्र के साथ ही जुड़ी हुई है, तो यहाँ इसलिए इसकी प्रतीकात्मक इमेज हमने रखी है। साथ ही में अगर लेख की बात करें तो लेख अच्छा है और बेनाम है, द हिंदू में छपा है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इनमें जो लेखक ने हमारे साथ शेयर करने का प्रयास किया है। लेखक ने एक एक जो आपत्तिजनक प्रावधान है इस पूरे नियमावली में, वो प्रावधान उसमें से अलग किए हैं, हमारे सामने रखे हैं और कहा है कि कौन से जो प्रावधान है वो प्रैक्टिकल है, कौन से प्रैक्टिकल नहीं है, कौन से सोशल मीडिया कंपाइल करेगा और कौन सा प्रावधान जो है वे सोशल मीडिया जो है उसके साथ कंपाइल नहीं करेगा। उसकी भी यहाँ एक सूची हमारे सामने उन्होंने रखी है। समझेंगे पूरा लेख। आमतौर पे यह सत्र के माध्यम से 3 चरणों में हम लोग बात करते हैं। निष्कर्ष को देखते हैं, निष्कर्ष में लेख के आधार को देखने का प्रयास करते हैं, समझते हैं। महत्वपूर्ण बातों में महत्वपूर्ण जो माहितियाँ होती है, आंकड़े होते हैं, तथ्य होते हैं, परिभाषाएं होती है, लेखक का अपना संशोधन होता है वो यहाँ लिखते हैं, और आखिरी में संशोधित तत्व लिखते हैं अगर लेख अच्छा नहीं हो या हमारी परीक्षा दृष्टि से परिपूर्ण ना हो तो। मगर यहाँ अगर आज की बात करें तो हम लोग सबसे प्रथम लेख के निष्कर्ष को देखेंगे और उसके बाद महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। यहाँ संशोधित तत्वों का कोई काम नहीं है, क्योंकि समझना है यह जो नई गाइडलाइन जब सार्वजनिक हुई यानी कि फरवरी में, तो फरवरी के ही एक हमारे उपाख्यान में आज 26 मई है, तो ठीक 3 महीने पीछे चले जाए, 26 फरवरी को हमारे रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस के उपाख्यान में यही ग्रोथमोट के प्लेटफॉर्म के तहत ही हमने संपूर्ण चर्चा करी हुई है कि ये नियम कैसे है, किन किन सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स के ऊपर लागू होंगे, कैसे लागू होंगे और इनका क्या प्रावधान है। तो आप अगर आपको पता नहीं है, अगर आपको मालूम नहीं है कि यह गाइडलाइंस क्या थी, तो आप लोग यह 26 फरवरी का रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस ग्रोथमोट यूपीएससी के ऊपर आप लोग देख सकते हैं। फिर बाद में आज का यह जो विश्लेषणात्मक उपाख्यान है वो आप देखोगे तो मुझे लगता है कि आप न्याय करोगे, आपकी समझ भी अच्छी होगी, आपके समझ में वृद्धि होगी। तो यह बात है, 2 चीज़ों में हमें देखनी है। सबसे प्रथम निष्कर्ष की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि नई गाइडलाइंस आई है, नई गाइडलाइंस के साथ अब देखना है कि कौन कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, कौन कौन सी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है जो राजी हो गई है, जो सहमत हो गई है इनके साथ जो है कंपाइल करने के लिए, कौन कौन से प्रावधानों के साथ कंपाइल करने के लिए यह समझौती बनी है, सहमति बनी है। वहीं कौन कौन से प्रावधान अनकम्पाइलेबल है, यानी कि उसका पालन जो है या उसका अनुपालन जो है वो आमतौर पे वास्तविक रूप में संभव नहीं है, तो उसकी भी यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखेंगे, इसका ही विश्लेषण करेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ मार्गदर्शिका के नियमों का विश्लेषण, यानी कि यही देखना है कौन से
कंपेलेबल है, कौन सा नॉन कंपेलेबल है, साथ ही में क्या ये जो प्रावधान है क्या वो आपत्तिजनक है, और आपत्तिजनक है तो कैसे है, क्यों ऐसा प्रावधान केंद्र सरकार लाई, क्या ऐसे प्रावधान केंद्र सरकार ने जो लाए हैं क्या वे उचित है, इत्यादि प्रश्नों के उत्तर हम लोग आज इस चर्चा में ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो मैं यहाँ दूसरा मुद्दा लिख देता हूं, क्या इस नियमों के प्रावधान उचित है। यह यहाँ प्रश्न पूछा गया है, हमें उत्तर इस पूरे वाक्य में ढूंढना है, ढूंढने का प्रयास करेंगे। अब अगर महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करें तो यहाँ सबसे प्रथम मुझे लगता है कि यह जो नियमों की जो एक सूची प्रदर्शित की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा फरवरी महीने में, यह कठोर नियमों से भरी पड़ी थी। कठोर नियम सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए इतने कठोर कि उनका जो ऑपरेशन है वो लगभग असंभव हो गया। तो यहाँ ये बात का जिक्र मुझे लगता है कि अति महत्वपूर्ण है। सबसे प्रथम कठोर नियम, कठोर नियमों का यहाँ अनुपालन कराने का पूरा ग्रह सरकार के द्वारा यहाँ रखा जा रहा है कि वे सोशल मीडिया जैसे सरकार बोले वैसे परफॉर्म करे, तब जाके वे भारत में अच्छी तरीके से ऑपरेशन कर पाएंगे। अब अगर यह कठोर नियमों में एक हमें देखना है तो जो अगर आपने हमारा जो पिछला उपाख्यान है जिसमें हमने संपूर्ण चर्चा करी थी इस नियमों के बारे में, अगर वो आपने देखा है तो आपको मालूम होगा कि दो प्रकार के सेगमेंट यहाँ आइडेंटिफाई किए गए थे सोशल मीडिया में। एक थे सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज और दूसरे थे सामान्यतः यानी कि अलोन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। अब सिग्निफिकेंट जो है वो थोड़े बड़े हैं, उनके यूजर्स का बेस जो है वो बड़ा है, उनकी रीच बड़ी है, तो उनके ऊपर यहाँ इन नियमों के तहत कुछ जिम्मेदारी थोपी गई। कैसी ये जिम्मेदारी देखते हैं। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, अब इनको एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर तैनात करना होगा। कंप्लायंस ऑफिसर जो कि यह नियमों का अनुपालन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा वो देखेंगे। दूसरे नोडल ऑफिसर्स की निमणूक करी जाएगी या करनी होगी। नोडल ऑफिसर्स ये ऐसे ऑफिसर्स है जो हमारी भारत की एनफोर्समेंट जो एजेंसीज है उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, एनफोर्समेंट एजेंसियों की जो ज़रूरत है वो परिपूर्ण करेंगे। तो यहाँ नोडल ऑफिसर का भी एक पद बनाने की बात की गई है। और साथ ही में ग्रीवेंस ऑफिसर, ग्रीवेंस ऑफिसर की भी यहाँ निमणूक की प्रावधान है। कहा गया है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को कि आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप करना है ताकि जब सरकार चाहे तब इनको जवाबदेह बना सकती है, इनको अकाउंटेबल बना सकती है। तो ये बात है। और यहाँ सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज की बात है, अन्य सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज की बात नहीं। और सिग्निफिकेंट में सबसे अच्छा उदाहरण जो है तो वो है फेसबुक का, क्योंकि हमें मालूम है कि आज फेसबुक विश्व प्रसिद्ध है और काफ़ी मात्रा में फेसबुक के यूज़र है, यानी कि फेसबुक का जो यूज़र बेस है वो बहुत ही विशाल है। तो इसलिए यहाँ इसे सिग्निफिकेंट के इस सेक्शन में रखा गया है। और फेसबुक के द्वारा यह सारी चीज़ें जो है वो कंपाइल होनी चाहिए, तब जाके वो भारत में ऑपरेशन कर सकेंगे। ऐसे यहाँ प्रावधान हमारे पास है। अब ये तो बात रही सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज की। अब बात करें तो कुछ मैसेजिंग एप्लीकेशंस की, यानी कि जो संदेशवाहक होते हैं एप्लीकेशंस, उनकी बात करें, उनके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी थोपी गई। जैसे अगर व्हाट्सएप का हम लोग उदाहरण लें, जैसे सोशल मीडिया में फेसबुक नंबर 1 है, वैसे ही मैसेजिंग एप्स में व्हाट्सएप जो है वो दुनिया का सबसे प्रसिद्ध, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ी एप्लीकेशन है। तो यहाँ व्हाट्सएप जैसी जो संदेशावाहक एप्लीकेशंस होती है उनको लेकर भी यहाँ कई सारी आपत्तिजनक जो है प्रावधान है, जो कि उनके लिए कंपाइलेशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जिसमें सर्वप्रथम है ट्रेस प्रॉब्लमेटिक मैसेज। अगर कोई आपत्तिजनक संदेश फिर रहा है एक व्हाट्सएप से दूसरे के, व्हाट्सएप दूसरे से तीसरे के,
तो यहाँ सरकार ने बोला कि भाई ऐसे आपत्तिजनक जो संदेश है उनको आप हमें ट्रेस करने दीजिए, उनकी जड़ तक पहुंचने दीजिए, इनका जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है या जो ओरिजिनेटर है वहां तक हमें पहुंचने दीजिए, ऐसा इन नियमों के द्वारा, नए नियमों के द्वारा कहा गया है। साथ ही में यहां एक और गंभीर बात की गई है, वो है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। सरकार ने बोला है कि भाई हमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जो है वो भी चाहिए, यानी कि आज दिन तक जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन में जो प्राइवेसी रहती थी, जो गोपनीयता रहती थी, वो अब यहां गैरहाजिर होगी, ऐसी भीति है। तो अपने आप में ये यूजर्स के लिए भी खतरा है और साथ ही में ऐसे एप्लीकेशंस के लिए जो अपना ऑपरेशन करते हैं उनके लिए भी आमतौर पे यह एक कठोर प्रावधान है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो सरकार के द्वारा यह नियम बनाए गए हैं या निर्माण किए गए हैं, यह नियम दरअसल इम्प्रैक्टिकल है, इनको वास्तविक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इसमें काफ़ी सारे संशोधनों का अवकाश है, काफ़ी सारे संशोधन यहाँ करने चाहिए, तब जाके यह सोशल मीडिया के जो इंटरमीडियरीज है, ऐसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स है, वे राजी होंगे भारत में अपना कार्य करने के लिए। और यहाँ तो हमने मात्र और मात्र दो ही ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधानों की बात की जो कि कुल मिला के आपत्तिजनक थे, मगर यहाँ काफ़ी सारे ऐसे प्रावधान है जो कि अपना अपना आपत्तिजनक है। तो एज अ होल अगर हम बताएं, संक्षिप्त में अगर बात करें, तो यह जो नियम है, नए घोषित नियम, ये दरअसल इम्प्रैक्टिकल है, इनको लागू करना एक असंभव सी बात है, कठोर सी बात है, इन्हें लागू नहीं किया जा सकता। अब अगर इन कंपनियों के द्वारा यह नियमों का पालन नहीं हुआ, यह नियमों का अनुपालन नहीं हुआ, तो चीजें और बिगड़ सकती है। काफी बार सरकारें और ऐसे प्लेटफॉर्म्स आमने सामने भी आ गए हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वर्सेस फेसबुक हो गया है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस व्हाट्सएप हो गया है। हाल ही में देखें तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस ट्विटर की एक जो है एक कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसके तहत ट्विटर ने साफ तौर पर कह दिया कि भाई जैसे आप बोलोगे वैसे नहीं होगा, जो हमारी पॉलिसी है वी विल फॉलो दैट, वी विल बिहेव अकॉर्डिंगली। तो यहाँ ऐसा जो है काफ़ी सारे स्टैंड ऑफ्स भी हो सकते हैं अगर भविष्य में इन नियमों का कंप्लायंस इन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज व मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के द्वारा अगर नहीं हुआ तो। अब यहाँ एक मत ये भी है कि यह जो नियम बनाए गए, इसमें जो स्टेक होल्डर्स थे, जो अलग अलग पक्ष थे, उनके साथ भी कोई पर्याप्त परामर्श नहीं किया गया, यानी कि जो इनफ कंसल्टेशन होनी चाहिए वो यहाँ नहीं की गई। लोगों के साथ भी कंसल्टेशन नहीं हुई है, स्टेक होल्डर्स के साथ भी नहीं हुई है। तो यह नियम अपने आप में एक प्रकार से ऑटोक्रेसी का रिफ्लेक्शन है और लेजिस्लेशन के तहत, लेजिस्लेटिव पावर के तहत इन चीज़ों को दबाने का, इन चीज़ों को के ऊपर दबाव डालने का प्रयास किया गया है। ये भी यहाँ मत हमें लग रहा है, विशेषज्ञों का मानना है, विशेषज्ञों का एक गुट मानता है, नहीं कि सारे। तो यहाँ यही बात है। और यहाँ आखिरी में समझना है कि गवर्नमेंट को अपना जो कानून बनाने का जो सत्ता है, अपना जो पावर है, उनका उपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग करना चाहिए। और ऐसे कानून बनाने चाहिए जो वास्तविक रूप से प्रैक्टिकल हो और सारे स्टेक होल्डर्स के साथ पर्याप्त परामर्श के बाद ही बने हो। तो यही बात थी जो आज हमें देखनी थी। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। साथ ही में अगर यहाँ से प्रश्न की बात करें तो मेंस का प्रश्न भी निकल सकता है, प्रिलिमिनरी का भी प्रश्न निकल सकता है। इनफैक्ट प्रिलिमिनरी का जो प्रश्न है वो ज़्यादा चांसेस ऐसे है कि जो हमारा 26 फरवरी वाला जो उपाख्यान था उसमें से निकलेगा, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे जो है प्रावधानों की बात थी, बल्कि सारे प्रावधानों की बात थी इन ए वेरी डिटेल्ड फॉर्म। तो आप लोग वो देखिए, वहाँ से प्रश्न निकलने के संपूर्णतः चांसेस है। बाकी बात रही यह नियमों के कंपाइलेंस की, यह नियमों का विश्लेषण करने की, तो वो आपका मुख्य परीक्षा का भी एक बहुत ही अच्छा सवाल बन सकता है। सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संपादकीय लेख के साथ, एक अलग संशोधन के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी।